क्या बच्चों आपको भी बोर्ड एग्जाम्स की लग रही है टेंशन? तो अपनी इस टेंशन का सॉल्यूशन लेके जाएं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिर मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, यानी कि मैनेजमेंट की प्रवृत्ति क्या होती है और मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को हासिल करने में। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं बच्चों, और ये ही इस लेक्चर का हम यह कह सकते हैं कि इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर रहने वाले हैं। तो एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले बच्चों हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, यानी कि मैनेजमेंट के बारे में हमने समझा था कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिव रहते हुए यानी कि टाइम को ध्यान में रखते हुए, और एफिशिएंट रहते हुए यानी कि कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने टास्क को कंप्लीट करना है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? मैनेजमेंट कहते हैं। इंट्रोडक्शन हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा था। अभी तक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो फटाफट चल जाओ बेटा, प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 देख सकते हो। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या आखिर मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम फीचर्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने देखा था बेटा मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही बारीकी से जबरदस्त तरीके से पढ़ा था। एक था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड था सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा था बेटा हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमने देखा था बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा 4th टॉपिक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक था कि आखिर मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है एक मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद हमने जाना था बेटा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिर मैनेजमेंट की प्रवृत्ति क्या है। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, या एक मैनेजमेंट प्रोफेशन है। यह हमने समझने की कोशिश करी थी। उसके बाद हमने बात करी थी बेटा डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि क्या मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, जिसमें हमने 3 लेवल समझे थे। पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और थर्ड हमने समझा था बच्चों लोअर लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो था वो था बेटा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिर मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हमने 5 प्रोसेस समझे थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और इस तरीके से हमने इस बेहतरीन चैप्टर को समझा। आज जो बाकी के 3 टॉपिक बच रहे हैं बेटा, इसे हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, और आज इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होगा बेटा। अब जो आने वाला लेक्चर होगा बेटा, मैं उसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड PYQs, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक हम कह सकते हैं एक लेक्चर लेके आऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें हम उन PYQs को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आखिर इस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल बनते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है बेटा? 12th बोर्ड है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कोऑर्डिनेशन को क्या टॉपिक दिया गया है बेटा, ऊपर समझिए, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर ये एक एसेंस रोल प्ले करता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एसेंस? एसेंस का मतलब है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मैनेजमेंट के अंदर क्या? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या चीज होती है वो हम समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities of different departments। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होता है बेटा जिसमें मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि आपको पता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। HR डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एंड सो ऑन। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करके लेके आना वो क्या कहलाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। यानी कि इन सभी एक्टिविटीज, इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर होने वाले काम के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करना ही क्या कहलाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, ये अलग से एक सेपरेट फंक्शन नहीं है बेटा, बट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन जो है बेटा वो मैनेजमेंट के अंदर एक एसेंस रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? देखते हैं बेटा, आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है।
कोऑर्डिनेशन नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस, चाहे आप प्लानिंग कर लो, चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग कर लो, चाहे आप स्टाफिंग कर लो, चाहे आप डायरेक्टिंग करो, या चाहे आप कंट्रोलिंग करो, आप मैनेजमेंट के कोई से भी प्रोसेस को फॉलो करो, उसमें कोऑर्डिनेशन लगेगा ही लगेगा। बिना कोऑर्डिनेशन के वो सारे के सारे प्रोसेस हैं बेटा, वो बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या है बेटा, मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन अ बेटर वे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो मैनेजर एक कंट्री को नहीं, एक कंपनी को ग्रो करने के लिए जो भी फंक्शंस अडॉप्ट करता है, वो तभी बेहतरीन तरीके से काम करेंगे बच्चा, जब उनके अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। यहां पे एक डेफिनेशन आती है बेटा कून्स एंड ओडोनेल की, जिन्होंने क्या कहा है कि कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा, लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, एक धागे की तरह है बेटा। कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी कि मैनेजमेंट का कोई सा भी फंक्शन हो, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, हर एक फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जितना बेहतरीन होगा बेटा, उतना ही बढ़िया मैनेजमेंट के आगे प्रोसेस रहने वाले हैं। समझ में आया बेटा? चलिए आगे समझते हैं। देखिए बेटा, प्लानिंग नीड्स कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हमने पता लगाया कि क्या, कि हर एक प्रोसेस के अंदर, या मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, 5 फंक्शंस है जिन्हें हम प्रोसेस भी कहते हैं, उस हर एक प्रोसेस के अंदर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैसे? देखिए, प्लानिंग नीड्स कोऑर्डिनेशन अमंग मेन प्लान्स एंड सब प्लान्स। जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो तो आपकी प्लानिंग और सब प्लान्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। द प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल बी कोऑर्डिनेटेड टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। जब टॉप लेवल के आदमी या टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो मेंबर्स होते हैं, जब वो प्लान बनाते हैं बेटा, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एक प्लान को बनाते हैं, ताकि पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सिंगल प्लान को अडॉप्ट किया जा सके। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसका क्या निकल के आया कंक्लूजन, कि प्लानिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेकंड क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो बेटा, फंड्स को ऑर्गेनाइज करते हो। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, व्हाइल परफॉर्मिंग, सेकंड पॉइंट देखिएगा, व्हाइल परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर इज अ नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। जब आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किस किस के बीच में? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जब डिफरेंट लेवल्स पे अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, अकाउंटेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो हर एक डिफरेंट लेवल पे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है बच्चों? कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि हर एक प्रोसेस के अंदर या हर एक फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तीसरा क्या होता है बेटा, स्टाफिंग, यानी कि जब आप स्टाफ की रिक्रूटमेंट करते हो, तो स्टाफ की रिक्रूटमेंट करने के लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी बेटा, कि जॉब का नेचर क्या रहेगा, जिस एम्प्लॉय को आपको हायर करना है उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वो किस तरीके का काम करेगा, उसका कंपनसेशन कौन फिक्स्ड करेगा। ये बहुत डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज है। इन सभी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, ताकि स्टाफिंग का फंक्शन स्मूथली रन हो पाए। समझ पाए या नहीं समझ पाए बेटा? आगे देखते हैं। आगे क्या है बेटा, जब आप डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जब आप डायरेक्ट कर रहे हो किसको, अपने एम्प्लॉयज को, तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट के बीच में, कि वो किस तरीके से ऑर्डर्स अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है, या किस तरह की गाइडलाइंस अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है। क्योंकि जितनी बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, व्हाइल गिविंग ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस, उतना ही बेहतरीन डायरेक्टिंग फंक्शन क्या कर पाएगा बेटा, परफॉर्म कर पाएगा। और लास्ट हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है बेटा, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या होता है बेटा, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं बेटा, डिजायर टास्क को हम देखते हैं कि हमने क्या टास्क प्लान किया था और फाइनल में हमने क्या आउटपुट पाया, और उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना। देखिए, प्लानिंग हम करते हैं कि हमें 10,000 करोड़ कमाने हैं, और कंट्रोलिंग फंक्शन तक पहुंचते पहुंचते हमें पता लगा कि 8,000 करोड़ का ही हमें मुनाफा हुआ। तो जो 2,000 करोड़ का घपला हुआ है, ये 2,000 करोड़ का हमें घाटा लगा है, ये कैसे लगा है, तो इसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन आता है। तो इन कंट्रोलिंग फंक्शन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्टैंडर्ड सेट, यानी कि हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था प्लानिंग के दौरान, एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, और लास्ट ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारी क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आई है, उन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन का एस्टैब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना बढ़िया बेटा इन पांचों फंक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलेगा, उतना ही बढ़िया हमारा मैनेजमेंट ग्रो करेगा। इसीलिए क्या कहा गया था बेटा, कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करता है कौन बेटा, कोऑर्डिनेशन। क्लियर बेटा? तो याद रह जाएगा, फटाफट से एक बार देख लो बेटा।
हाँ बेटा, आप चाहे तो यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, वरना आपको इसकी पीडीएफ जो है बेटा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। और आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो बेटा अकाउंट्स में, इको में या बिजनेस में, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपना जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं बेटा, वहां पे भी हम क्या करेंगे, आपके डाउट का जवाब जरूर देंगे। तो हमने देखा बेटा कि कोऑर्डिनेशन एसेंस क्यों रोल प्ले करता है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि वो मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन के अंदर क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई हो। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का आखिर नेचर क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है। तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट समझिए बेटा, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। यानी कि कोऑर्डिनेशन एक सिंगल आदमी के बस की बात नहीं है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। किसको, ग्रुप के एफर्ट्स को। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो समझते हैं बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स। जब एक समूह मिलकर एफर्ट लगाता है वहीं पर ही कोऑर्डिनेशन अप्लाई होता है, रादर देन इंडिविजुअल एफर्ट। एक इंडिविजुअल आदमी को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा ग्रुप एफर्ट्स में। और कोऑर्डिनेशन को ग्रुप एफर्ट्स में रिक्वायरमेंट जो होती है, या ग्रुप एफर्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कौन लेके आता है, मैनेजर लेके आता है। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब जो आप काम कर रहे हो उस काम में क्या होनी चाहिए बेटा, यूनिटी होनी चाहिए। संगठन में ही शक्ति होती है, ये लाइन सबने सुनी होगी बेटा कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। संगठन में ही शक्ति होती है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, समझिए इसको, सेकंड पॉइंट को, द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि कंपनी के सभी लोग कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करते हुए जब एक एक्शन की तरफ अपना 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक्ट करता है एक बाइंडिंग फोर्स की तरह, यानी कि बाइंड करके रखता है। ठीक है, बल की तरह काम करता है, एक फोर्स की तरह काम करता है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड द एक्शन। कि सभी डिपार्टमेंट जो एक्शन पे काम कर रहे हैं, यानी कि जिस टास्क पे काम कर रहे हैं, उसमें क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ताकि एक्शन में जब यूनिटी होगी तभी हम किसी कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बेटा, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सबको पता है, जैसे मैनेजमेंट भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बेटा, वैसे कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। प्लानिंग में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में। फिर फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, फिर जब नया फाइनेंशियल ईयर बनेगा, जब नई तरीके से प्लानिंग करेंगे तो फिर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसे हमने सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर दिया और बंद कर दिया, नहीं, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। प्लानिंग में भी काम आएगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में काम आएगा। और फिर जब नया फाइनेंशियल ईयर वापस से आएगा तो फिर हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो नेचर क्या है बेटा कोऑर्डिनेशन का, कि लगातार इसमें क्या पड़ती है बेटा, हमें लगातार रिक्वायरमेंट पड़ती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं रुकता है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। तो ये तीनों आपको नेचर ध्यान रखने हैं बेटा। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यानी कि ग्रुप एफर्ट में काम करता है बेटा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि आप जो काम कर रहे हो, जो टास्क आप कर रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, तब जाके ही आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हो। और लास्ट है बेटा हमारा, लास्ट तो नहीं मतलब थर्ड जो है हमारा, वो क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। कौन सा बेटा, कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फोर्थ हम समझते हैं बेटा इसका नेचर, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब है हर जगह काम आएगा। ये टॉप लेवल में भी काम आएगा कोऑर्डिनेशन, ये मिडिल लेवल में भी काम आएगा कोऑर्डिनेशन, और ये लोअर लेवल में भी काम आएगा। परवेसिव है बेटा, क्या है बेटा, परवेसिव है, यानी कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ लोअर लेवल में नहीं है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट आपको टॉप लेवल में भी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट आपको मिडिल लेवल में भी पड़ेगी, और कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट आपको लोअर लेवल में भी पड़ने वाली है। चाहे टॉप लेवल में कितने भी डिपार्टमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल में कितने भी डिपार्टमेंट हो, या चाहे लोअर लेवल में कितने भी डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट और हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। क्लियर बेटा। चलिए फिफ्थ की तरफ पढ़ते हैं।
कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था बेटा कि कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी होती है बेटा मैनेजर्स की। अगर मैनेजर्स कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट या हर एक सबऑर्डिनेट के बीच में एक प्रॉपर तरीके से एक सिंगल गोल की तरफ ध्यान रखते हुए कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करेगा, तब जाके ही कोई कंपनी कोऑर्डिनेशन का फायदा लेते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जल्दी से अचीव कर पाएगी। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा मैनेजर्स की। तो वही ये फिफ्थ पॉइंट हमें बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर या हर एक लेवल के अंदर कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने। और लास्ट नेचर क्या है बेटा कोऑर्डिनेशन का? कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शन का मतलब होता है बेटा इसमें डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं है मैनेजर कोई भी फैसला अपने आप ले लेगा, नहीं। कोऑर्डिनेशन के अंदर डिस्कशन बहुत जरूरी है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो क्या लिखा हुआ है बेटा? अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल। मैनेजर को क्या करना पड़ेगा बेटा? कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हर एक एक इंडिविजुअल पीपल के एफर्ट्स पे, ताकि उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ क्या किया जा सके बेटा? इफेक्टिवनेस रहते हुए काम किया जा सके। इवन वेयर मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट विलिंग इज कोऑपरेट एंड वर्क कोऑर्डिनेशन गिव्स डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। जिसे कहते हैं ना बेटा, जहां चाहा वहां रहा। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो उस विल को पहचानने का काम ही मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन करता है। और कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन होता है बेटा। यहाँ पे बिना डिस्कशन के काम नहीं होता है। अगर एक मैनेजर को प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है कंपनी के अंदर, तो उसे डेलिबरेट होकर काम करना पड़ेगा बेटा, परामर्श लेते हुए, डिस्कशन करते हुए, कंसल्टेशन करते हुए और साथ के साथ अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करते हुए क्या करना पड़ेगा बेटा? कोऑर्डिनेशन को प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो ये थे बेटा 6 पॉइंट्स किसके बेटा? नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के। फटाफट एक बार से देख लेते हैं बेटा हम इन सबको। क्या पढ़ा बेटा हमने? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यानी कि ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करने का काम करता है। इंडिविजुअल आदमी को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जो काम आप कर रहे हो, एक्शन में जो आप काम ला रहे हो, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, बिकॉज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तीसरा क्या है? कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस होता है कोऑर्डिनेशन। आगे क्या देखा बेटा हमने? कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टॉप लेवल में भी लगेगा, मिडिल लेवल में भी लगेगा, लोअर लेवल में भी लगेगा। और फिफ्थ पॉइंट हमने देखा, कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा? मैनेजर्स की है। मैनेजर्स जितना डेलिब्रेट होते हुए कोऑर्डिनेशन को इंप्लीमेंट करेंगे कंपनी के अंदर, कंपनी उतनी ही बढ़िया तरीके से काम करेगी। और लास्ट हमने नेचर देखा बेटा कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, यानी कि डेलिब्रेट फंक्शन होता है। यहां पे मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना है हर एक डिफरेंट पीपल के एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, जिसमें हमने बात करी कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट होता है। इसीलिए हमने इसे कहा है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर सवाल बनता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एलुडिकेट दिस स्टेटमेंट, तो उसमें आपको यही बताना है कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट होता है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो और कंट्रोलिंग हो। और यही आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड टॉपिक हमने देखा बेटा नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि आखिर कोऑर्डिनेशन की प्रवृत्ति क्या होती है। अब आ जाते हैं हम बेटा इस चैप्टर के लास्ट, या हम कह सकते हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कि आखिर कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक मैनेजमेंट के अंदर। तो देखिए बेटा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ग्रोथ इन साइज, यानी कि जब साइज में ग्रोथ होती है। तो सर क्या मतलब है इसका? पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ते चलिए। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज। यानी कि जब किसी कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है बेटा, तो वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होते हैं बेटा, वो भी क्या होते हैं बेटा? इंक्रीज होते हैं। और जब जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज होते हैं बेटा, तो वहां पे नेसेसरी हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते जाएंगे बेटा, उतना ही हमें उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उनके एक्शन के अंदर यूनिटी लानी पड़ेगी। और ये सारी की सारी कैसे आएगी? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये पहली महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा कोऑर्डिनेशन की मैनेजमेंट के अंदर, जिसको हमने पढ़ा है ग्रोथ इन साइज के टॉपिक। दूसरा हमने क्या पढ़ा है बेटा टॉपिक? दूसरा हम पढ़ते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी कि
जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस होते हैं बेटा वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिविजन्स और अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है या नहीं है बेटा? एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, कितने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, फिर उनके भी डिविजन्स हैं, फिर उनके भी सेक्शंस हैं। सो ऑल डिपार्टमेंट्स मे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। जितने भी कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बेटा, उन सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती है और सबका अपना काम करने का तरीका होता है। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी सारी एक डाइवर्सिटी होते हुए भी एक कंपनी के अंदर वो कोऑर्डिनेशन ही एक इंपॉर्टेंट टूल है, या वो कोऑर्डिनेशन ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें आप इतनी सारी डिफरेंशिएशन होते हुए भी उन सबको अंदर यूनिटी लेके आते हो। सो द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट accomplishes organizational goals। जब आप इतने सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को लिंक करते हो तब जाके आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाते हो। अच्छा सर लिंक कैसे करेंगे? लिंक करेंगे कोऑर्डिनेशन के जरिए। समझ में आया नहीं आया बेटा? तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट डिविजन्स हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, लेकिन इस सबको एक जगह पे लिंक करके लेके आने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसीलिए तो बार बार कह रहा हूं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए कोऑर्डिनेशन हर एक जगह पे हमें क्या रहने वाला है बेटा? नीड रहने वाली है। और लास्ट हमारा जो आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो क्या है बेटा? स्पेशलाइजेशन। ये क्या है स्पेशलाइजेशन? देखिए बेटा, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी कि आजकल जो मॉडर्न कंपनीज है बेटा, उसमें जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी कि जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी काम में स्पेशलाइज्ड है, यानी किसी ना किसी काम में उनको क्या है बेटा? महारत हासिल है। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड according to their professional criteria. Therefore, some coordination is required by an independent person to reconcile the different in approach, interest और opinion of the specialist। यानी कि स्पेशलाइजेशन के बीच में और नॉर्मल एम्प्लॉयज के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी हम क्या करते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन की हमें नीड पड़ती है ताकि स्मूथली फंक्शंस रन कर पाए। समझ में आया नहीं आया बेटा? स्पेशलाइजेशन का कहने का मतलब यह है कि एक किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं बेटा, वो किसी ना किसी डिग्री में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो उनके विचारों में या अदर एम्प्लॉयज की मेंटेलिटी में किसी तरीके का कंफ्लिक्ट ना हो, उस कंफ्लिक्ट को भी रिड्यूस करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो किसके अंदर होती है बेटा? कोऑर्डिनेशन के अंदर होती है। तो बिना कोऑर्डिनेशन के आप किसी भी मैनेजमेंट को ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये था बेटा हमारा क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर जो होता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो कंप्लीट होता है बेटा। 5 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। अगर आपने अभी तक 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एक एक टॉपिक को बोर्ड एग्जाम्स के साथ ओरिएंटेड रहते हुए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की है बेटा। फिर भी आप चाहे तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। नोट्स नहीं बनाने हैं तो आपको इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो बेटा, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको अकाउंट्स, बिजनेस और इको से रिलेटेड सारे डाउट भी सॉल्व करवाएंगे और सारे के सारे लेक्चर्स भी करवाएंगे। अब जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा बेटा, लेक्चर नंबर 6 इसी चैप्टर का, उसमें हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बेटा, मतलब हाँ थ्योरी को रिवाइज करेंगे लेकिन सवालों के जरिए करेंगे। और सवाल कौन से लेके आऊंगा बेटा? पीवाईक्यूज लेके आऊंगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा और उसको हम डिस्कस करेंगे थ्योरी को रिवाइज करते हुए। क्वेश्चंस के जरिए हम क्या करेंगे बेटा? थ्योरी को भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग सके कि बिजनेस स्टडीज में किस तरीके के केस स्टडीज क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि उन्हें केस स्टडी समझ में नहीं आती है। तो कोई लोड नहीं लेना है बच्चों, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे हम बेटा क्वेश्चंस की कि बस आप इसको मस्त होके पढ़ो। बस आराम से एक रजिस्टर ले लो, नोट्स बनाओ, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और मस्त रह के पढ़ाई करो, क्योंकि हम आपके साथ एंड तक जुड़े रहेंगे। अगर आपको क्या करना है, बस हमसे कांटेक्ट करने के लिए बेटा स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है बेटा तो दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब करो, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी करो बेटा। और कोई भी सवाल हो या कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से उसे छोड़ सकते हैं। तो फिर एक बार दोहरा देता हूं बेटा,
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा उसमें हम PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के, और जब वो डिस्कस हो जाएंगे तो उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम मैनेजमेंट के सिद्धांतों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आई होप बेटा ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही मेहनत के साथ हमने ये लेक्चर्स आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए बेटा तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। जल्दी ही मिलूंगा बच्चों आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।